दोस्तों, जब भी मेरी लाइफ झंड होने लगती है तो हरे भरे जंगलों में घूमना मेरे लिए इकलौती उम्मीद की किरण बन जाती है। माना कि हम उन पाइन ट्रीज के बिछुआ पत्तों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन इन दिलकश हरियालियों की कुछ और भी अजीबोगरीब साइड हैं जिसका कभी किसी ने जिक्र नहीं किया है। तो जनाब, अपने दस्तानों को पहनने का वक्त आ गया, क्योंकि आज हम अपनी इस हर्बीवोरस यात्रा पर कुछ ऐसे पेड़ पौधों से होकर गुजरने वाले हैं जिनके वजूद का आपको इससे पहले रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। हिडन हॉरर। बचपन की वो दिन याद है जब हर दिन मार खाकर हम स्कूल पहुंच जाते थे और वहां टीचर हमें पढ़ाती थी कि सभी प्लांट्स में स्टेम्स, लीव्स और रूट्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमसे बहुत बड़ा धोखा हुआ था। हमारी फीस वापस होनी चाहिए। ये हाइडनोरा अफ्रीकाना है जो दक्षिणी अफ्रीका का निहायती विचित्र पौधा है। तो और भैया, इसमें ना ही स्टेम होती है ना ही लीव्स। इसके बजाय ये पूरी तरह से एक बड़े फ्लैशी फ्लावर और जड़ों से बना हुआ है। वैसे बस इतनी जरूरत होती है क्योंकि हाइडनोरा अफ्रीकाना एक पैरासाइट है जनाब। ये पहले तो अपनी जड़ों को एक स्पर्ज पौधे की जड़ों से जोड़कर अपनी लाइफ का जुगाड़ करता है और फिर धोखेबाजी से ये इसके सारे पोषक तत्वों को चूस लेता है। इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये जनाब दूसरों की एनर्जी पर डाका डालते हैं। और अगर आपके इससे ही होश उड़ने लगे तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप जो इस फूल का वो भी अजीब सा मुंह देख रहे हैं ना, उसका एक खास काम होता है और वो है कीड़ों को इसमें फंसाना। आपको बताता चलूं कि हाइडनोरा अफ्रीकाना इतना ज्यादा बदबूदार होता है कि इससे टट्टी जैसी बदबू आती है जो डंग बीटल्स को प्यार से अपनी ओर रिझाती है। जैसे बेचारा वो कीड़ा इस पर चढ़ाई करता है, वो आसानी से अंदर गिरकर इसके जाल में फंस जाता है। ये इस पौधे की बड़ी जीत है। अरे नहीं, इसलिए नहीं कि ये बीटल को खाना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बीटल पूरी तरह से इसके पोलन से ढक जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद ये फूल खिलकर उस चिपचिपे कीट को उड़ने की इजाजत दे देता है ताकि बीटल आराम से उड़कर दूसरे क्षेत्रों के बाकी फूलों तक इसका पोलन पहुंचाकर उन्हें भी पॉलिनेट कर सके। क्या स्कीम है भाई। लेकिन आप जानते हैं कि इससे भी बेहतर क्या चीज है? जी हाँ, मेरी किसी भी वीडियो को गलती से कभी मिस न करना। तो बस बिना देरी किए फटाक से उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाकियों से भी दबा दीजिए भाई। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। शानदार मिमिक्री। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि जनाब अपनी धुन में रहिए, बाकी अपने आप फॉलो करने लगेंगे। हाँ, माना कि ये कहावत अपने टशन में रहने वाले हम इंसानों के लिए सच हो सकती है, लेकिन जनाब पौधों के अपने नियम होते हैं। आर्किड की कई प्रजातियां अपने अलावा किसी भी दूसरी चीज का आकार लेकर रिप्रोड्यूस करने के लिए मशहूर हैं। जैसे इस रेयर ऑस्ट्रेलियन फ्लाइंग डक ऑर्किड को ले लीजिए। भले ही हमें बिल्कुल बेतुका सा लगता हो, लेकिन अगर आप एक पुरुष मक्खी हैं तो आप इसे खूबसूरत महिला मक्खी समझने की गलती कर सकते हैं। दर तरीके मुझे तो कोई समानता नहीं दिख रही, लेकिन ये भोले भाले नर इससे गुटरगू करने की उम्मीद में आर्किड पर चले जाते हैं। लेकिन इसके उनका पूरा थोबड़ा उनके पोलन से भर जाता है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद ये मक्खियां उड़कर फिर से वहीं कहीं गलती कर बैठती। मतलब कि वो इन पोलन को एक नए पौधे पर फैला कर फिर से उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू कर देते हैं। ये गजब की टेक्निक है यार, और ऐसे धोखे असल में काफी आम बात होती है। ये रहा ड्रैकुला सिमिया ऑर्किड, और ये मियाँ भी सेम निंजा टेक्निक को अपनाते हैं भैया। अपने भूतिया नाम के बावजूद ये कैपुचिन बंदर की तरह ज्यादा नजर आते हैं। बस इसलिए ही तो मंकी ऑर्किड का ये प्यारा सा निकनेम इसको मिला है। अरे यार, टेंशन ना लो। माना कि ये फूल और कैपुचिन दोनों लैटिन अमेरिका के ही मूल निवासी हैं, लेकिन उनके बीच में कोई नाजायज संबंध नहीं है भाई, बल्कि वो तो छोटे मच्छरों द्वारा पॉलिनेट होते हैं जो गलती से फूल के उन सेंटर्स को मशरूम समझ लेते हैं। और जनाब ऑर्किड की ये मिमिक्री बस यहीं पर नहीं रुकती। ये सटीक नाम वाला बी ऑर्किड है जो सालों से मधुमक्खियों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विकसित हुआ है। ये न सिर्फ टच करने में थुलथुले होते हैं, बल्कि वो फीमेल मधुमक्खियों की गंध भी छोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऑर्किड की वाइल्ड मिमिक्री तो भैया सिर खुजाने पर मजबूर कर देती है। पेश है ग्रीन बर्ड फ्लावर, और ये बिल्कुल हमिंग बर्ड जैसा नजर आता है। लेकिन यहाँ इकलौती दिक्कत यह है कि इसके मूल ऑस्ट्रेलिया में हमिंग बर्ड तो होते नहीं, इसीलिए ये पहली कोई बुझा नहीं पाया ये पोजिंग पॉलिनेटर बने कैसे, या इसकी यूनिक लुक के क्या फायदे हैं, इनका पक्षियों से कुछ लेना देना है या नहीं। मुझे अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। विच यू वेल। दोस्तों, ये सच है कि कोविड-19 के दौरान बाल न कटवा पाना, उसके कारण मैं जंगली मोगली बनता जा रहा था। लेकिन मैं फिर भी इस वेल विश्चिया से लागुना हैंडसम दिखता था भाई। ये उलझी हुई गंदगी अपनी लाइफ के शुरुआती सिंपल बस 2 छोटे पत्तों के रूप में करती है। और जनाब मेरा यकीन करो, ये बस 2 पत्ते ही इसकी जिंदगी की सारी कमाई है बॉस। बाकी पौधों के उलट इसकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती, बल्कि वो स्प्लिट होकर उखड़ जाती हैं और फिर धीरे धीरे बढ़कर वो मेरे टीवी के पीछे वाले तारों जैसे दिखने लगते हैं। ये निराला पौधा हर साल 6 इंच तक बढ़ता है। ये स्पीड एक इंसान के बाल जितनी तेज है, और ये लगभग 6 फीट चौड़ा और 20 फीट तक लंबा हो सकता है। अगर उस लंबाई के बाद इसके पत्तों के टूटने का खतरा होता तो वो 750 फीट से भी ज्यादा दूरी तक आराम से फैल जाते भाई। ऐसा इसलिए क्योंकि वे इस पौधे के पूरे लाइफ के साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं, जो कि 1500 सालों से ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि इनमें से कुछ जनाब मिडिल एज की शुरुआत से हमारे आसपास रह रहे हैं। बाप रे, रुको, अभी और भी है। ये वेलविशिया दक्षिणी अफ्रीका के नामीब रेगिस्तान में उगता है, जहाँ स्थितियां अविश्वसनीय रूप से ड्राई होती हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ बिना बारिश के पूरा 1 साल गुजर
गुजर सकता है। तो जनाब, फिर इस तरह का एक विशाल पौधा बिना पानी के कैसे जिंदा रहता है? सुनिए, लगभग सभी वेलविशिया तट के पास एक ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जिसे फॉग बेल्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ गर्म रेगिस्तान ठंडे समुद्र से टकराता है और पानी को एवोपरेट करने का कारण बनता है, जिससे कोहरे की एक मोटी परत बनकर रेत पर रोल हो जाती है। दोस्तों, वेलविशियस का फायदा उठाते हैं। वो अपने विशाल पत्तों पर छोटे बालों के जमावड़े के बीच कोहरे से इस नमी को फंसाकर फिर उसे पूरा एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। काश मेरी टांगों के बाल भी गर्मियों में ऐसा कर पाते यार। जैसा खाओगे वैसा बनोगे। भाई, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा खाना होता है जिससे हम रज रज के नफरत करते हैं। मेरे मार्शमेलो हैं। वे मुझे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि मैं अपना ही पैर खा रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी पहली नफरत खट्टी चीज़ है तो मेरे पास इसका एक सही समाधान है। ये एक तथाकथित चमत्कार बेरी है। ये एक आम बेरी की तरह लग रहा होगा, है ना? एकदम गलत। अगर आप इनमें से किसी एक को खाते हैं तो आमतौर पर खट्टे स्वाद वाली कोई भी चीज़ आपके लिए मीठी हो जाएगी भाई। इसलिए अगर आप इनमें से एक को खाकर फिर नींबू के रस की एक पूरी बोतल गटक लेते हैं तो उसका स्वाद मीठे नींबू पानी की तरह ज्यादा होगा। क्या बात है। लेकिन ये काम कैसे करता है? खैर, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन नाम की एक चीज की देन है बॉस। ग्लाइकोप्रोटीन एक मॉलिक्यूल है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मिरेकल बेरीज में मिराकुलिन नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो हमारी जीभ पर मिठास के रिसेप्टर्स को बाइंड कर देता है। एक बार चिपकने पर रिसेप्टर्स, जो आमतौर पर सिर्फ तभी सक्रिय होते हैं जब हम मीठी चीजें खाते हैं, वो इसके बजाय खट्टे पदार्थों में पाए जाने वाले एसिड के लिए सक्रिय हो जाते हैं। तो मतलब कि आपके टेस्ट बड्स को बेवकूफ बनाते हैं कि वो खट्टा असल में मीठा है। ये इफेक्ट सिर्फ कुछ घंटों तक रहता है, लेकिन अगर आप कभी इसे आजमाते हैं तो उस समय हर चीज जो आपको दिखे उन सभी को खाने की गलती ना करें। मतलब कि जैसे कि अगर आप इस आम हाउस प्लांट को चबाते हैं तो आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। इसे डाइफेनबैकिया या डम्पकिन कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसे खाते हैं तो आप अगले 2 हफ्ते तक कुछ नहीं बोलेंगे भाई। ऐसा इसलिए क्योंकि डम्पकिन में छोटे जहरीले क्रिस्टल होते हैं जिन्हें ग्रेफाइट्स कहा जाता है, जिन्हें अगर खाया जाता है तो क्रिस्टल तुरंत मुंह को सुन्न कर देते हैं और इससे विंड पाइप में सूजन आ जाती है। मतलब मैं एकदम सही करता हूँ, जो मैं हाउस प्लांट्स को खाने की सोचता भी नहीं, है ना? सैपलिंग स्लैमर। जब मैं कोई भयानक वीडियो नहीं बना रहा होता हूँ तो मैं एक्चुअली में बहुत कुछ अच्छा बिहेव करता हूँ। इस तरह मुझे कभी भी स्लैमर में बंद होकर रात नहीं बितानी पड़ती। लेकिन अगर मैंने गलत किया तो हिल ग्रोव पुलिस स्टेशन शायद वो सबसे अजीब जगह होगी जहाँ मुझे फेंका जा सकता है। विंधम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक छोटी ड्राइव पर स्थित ये आपके आम पुलिस स्टेशन जैसा बिल्कुल भी नहीं है बॉस, क्योंकि जनाब ये हिल ग्रोव लॉकअप एक बड़े खोखले बोआब पेड़ के अंदर बना हुआ है। बड़े मतलब निहायती बड़े। ये पेनिटेशनरी प्लांट अंदर से लगभग 100 वर्ग फुट से ज्यादा और चारों ओर से लगभग 40 फीट है, जबकि ये आपके एक आम सेल से काफी बड़ा हो सकता है। कुछ का ये दावा है कि हर समय वहां 30 कैदियों को ठूंस दिया जाता है। यार, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे किसी भी सेलमेट को रात में 2 नंबर जाने की जरूरत न पड़े। इन विशालकाय पेड़ को पहली बार पुलिस ने 1890 के दशक में देखा था और क्योंकि इसकी ऊपरी शाखाओं में छेद थे तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये पूरी चीज खोखली हो सकती है। तो पुलिस ने पुख्ता करने के लिए ट्रंक के बीच में एक बड़ा छेद काटा और टड़ा, वो बिल्कुल खाली था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बोआब का भीतरी तना बाहर की तुलना में ज्यादा नरम और स्पंजी होता है, जिसका मतलब है समय के साथ ये मरकर सड़ जाता है और इसका सिर्फ बाहरी शैल ही रह जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये एकदम सही प्राकृतिक जेल बनाता है। पुलिस कैदियों को रात भर में रखती थी ताकि सजा सुनाने के लिए विंधम ले जाने से पहले वो कुछ आराम कर सके। हालांकि वो आपके पेड़ का एकमात्र सही अनकन्वेंशनल यूज ये नहीं है मेरे भाई। पास के डर्बी में मूल ऑस्ट्रेलियाई अपने मृतकों के शवों को स्टोर करने के लिए ऐसे पेड़ का उपयोग करते थे। मैं आमतौर पर डरता तो नहीं हूँ, लेकिन इनके अंदर हड्डियों के पुराने ढेर को खोजने का विचार किसी की भी पैंट गीली कर सकता है मेरे भाई। ओह, सो ए पीलिंग क्विज क्वेश्चन। पेड़ किस रंग के होते हैं? मैं कहूंगा भूरे हरे रंग के। लेकिन अगर मैं फिलीपींस, इंडोनेशिया या पापुआ न्यू गिनी से होता तो मेरे पास एक बेतहाशा अलग सा जवाब होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंद्रधनुषी यूकेलिप्टस इन्हीं देशों में उगते हैं। ऐसे पेड़ जिनके पूरे ट्रंक में उल्लेखनीय बहुरंगी पैटर्न होते हैं। अरे वाह, आप देखेंगे इनकी छाल की बाहरी परतें पतली होती हैं और समय के साथ वे हरी आंतरिक छाल की एक परत प्रकट करने के लिए पीली हो जाती हैं। जैसे ही यह हवा के संपर्क में आता है तो ये धीरे धीरे अलग अलग रंगों में बदल जाता है और क्योंकि छाल के अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर चलते हैं तो वे इस प्रक्रिया में अलग अलग पॉइंट्स पर होते हैं, जिससे रंग आपस में टकराते हैं और इस ऑसम पैटर्न को बनाते हैं। शानदार है यार। ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे और क्यों होता है जनाब? खैर, कुछ दिमागी वैज्ञानिक इसे पैरासाइट से संबंधित मानते हैं। बाहरी छाल को उतारकर पेड़ किसी भी अनवांटेड पौधों और जीवों जो उस पर कब्जा जमाते हैं उसको प्रभावी ढंग से हटा देते हैं। और रहा सवाल इसके शानदार रंगों का, तो वो शुरुआती हरा रंग क्लोरोफिल की देन है। एक ऐसा हरा पिगमेंट जो पौधों को लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने देता है। लेकिन जैसे जैसे पेड़ की उम्र बढ़ती है तो टैनिन नाम के पिगमेंट भी विकसित होने लगते हैं। ये अक्सर कड़वे स्वाद वाले होते हैं और माना जाता है कि जानवरों को पेड़ खाने से रोकते हैं और ये पीले, भूरे और लाल रंग में आते हैं। तो इन टैनिन और क्लोरोफिल के कॉम्बिनेशन से हम सभी इन साइकेडेलिक रंगों को एक साथ देख पाते हैं। वाह निजर, क्या बात है। मरने के कगार से वापस।
अफसोस की बात है कि आपको नई जिंदगी मिलने का कोई दूसरा चांस होता ही नहीं है। हाँ, जब तक कि आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। लेकिन कुछ पौधे उस नश्वर तरीके से नहीं बंधे होते जिसमें आप और हम होते हैं। ये एक बुजुर्ग रिज्यूरेक्शन प्लांट है जो ऐसा लग सकता है कि इसके दिन खत्म हो चुके हैं, लेकिन जरा रुको और देखो उसे। अरे भाई साहब, और यहाँ देखिए, ये कुछ घंटों के बाद वाला एक है। फुटेज की स्पीड बढ़ाई गई है, लेकिन इस झुर्रीदार पुराने टम्बलवीड से फलने फूलने तक की पूरी प्रक्रिया में कुछ ही दिन लगते हैं बॉस। इस क्रेजी प्लांट ने मैक्सिको के चिहुआहुआन रेगिस्तान की निहायती ड्राई कंडीशंस के लिए बड़ा स्मूथली खुद को अडॉप्ट किया है। इस रेगिस्तान में कभी कभी सालों तक बारिश नहीं होती। ये अपनी जड़ों को अलग करके एक छोटी सूखी गेंद में सिकुड़कर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को सहन करता है, जिसे डेसिकेशन के रूप में जाना आता है। लेकिन जनाब, ये इस तरह कैसे रहता है? सुनिए, ये ट्रेल होस्ट नाम का शुगर बनाता है। ये पौधे की सेल वॉल को सुरक्षा करके उसे खासा लचीला बनाता है। याद आया जब आप अपने घर के पौधों को पानी नहीं देते और वो सूख कर टूट जाते हैं? जी हाँ, ये ट्रेल होस्ट उसे रोकता है। डेसिकेशन वाले पौधे अपनी मेटाबॉलिज्म को भी धीमा कर देते हैं, इसलिए उन्हें कहीं भी जिंदा रहने के लिए उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। ये पौधों के लिए हाइबरनेशन की तरह है। खैर, एक बार जब रिज्यूरेशन पौधे पूरी तरह से सूख कर सिकुड़ जाते हैं तो इतने हल्के हो जाते हैं कि हवा इसे पानी खोजने की उम्मीद में आसानी से इधर उधर उड़ा सकती है। ये एक एपिक जर्नी सालों तक चलती रहती है, लेकिन ये एकदम वर्दी है, क्योंकि जब इसे पानी का स्रोत मिल जाए तो ये एकदम से रिहाइड्रेट होकर मिट्टी में दबने के लिए नई जड़ें बनाते हैं। कितना औसम है यार। मैं तो पीनट बटर भी खाऊं तो हफ्तों तक प्यास लगती है। लेकिन पौधे के रीजनरेशन की एक और कहानी है जो इससे भी धांसू है। 2012 में रूसी वैज्ञानिकों ने 30,000 साल पुराने नैरो पत्ते वाले कैंपियन के बीज और फल खोजे थे। ये बहुत पहले गहरे आइस एज वाली गिलहरी के बिलों में जमे हुए थे और बर्फ ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित कर रखा था। चमत्कारिक ढंग से वैज्ञानिक इस नमूने का इस्तेमाल करने में सफल रहे ताकि वो उनकी मदद से एक पूरी नई नैरो लीफ कैंपियन को विकसित कर सके। मतलब कि उन्होंने ऐसा कुछ जिंदा किया जो 30,000 साल पहले मर जाना चाहिए था। ये कितने गर्व की बात है ना। माना कि मैं अपने घर तक के पौधों की देखभाल नहीं कर पाता, पर मेरा ख्याल उनको वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि भाई म्यूजियम में सभी डायनासोर की हड्डियों के साथ मैं जुरासिक पार्क का लाइव एक्शन रीमेक बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। तीखी पंखुड़ियाँ। फूल मिलना किसको नहीं पसंद। वे सुंदर होते हैं, उनकी खुशबू कमाल होती है और वे सच में हर उस कमरे को रोशन करते हैं जिसमें आप उनको रखते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन एक फूल जिसे मैं भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहता वो है कॉप्स फ्लावर। भाई ये तो ना फिट होगा, क्योंकि ये 20-15 फीट लंबा होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावरिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन अगर आकार और नाम आपको निराश करने के लिए काफी नहीं तो सुनिए, ये चीज सड़ते हुए मांस जैसी बदबू मारती है। छी यार। हालांकि डंग बीटल्स मांस मक्खियों और बाकी के प्यारे कीड़े जो मरी हुई चीजें खाते हैं इसे खासा पसंद करते हैं। इनफैक्ट यही वो कारण है जिससे ये इसे स्मेल देता है, क्योंकि सभी पौधों की तरह ही इन कॉप्स फ्लावर को पॉलिनेट करने की जरूरत होती है भाई। और ये अपने पॉलिनेटर्स को आकर्षित करने के लिए अपना तापमान भी बदल सकते हैं। ये 36 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, जो मोटे तौर पर इंसानी शरीर का तापमान होता है। इसके इतने सुपर क्रॉस सुपर क्लेवर तरीके से रिप्रोड्यूस करने के बावजूद इस कॉप्सी जनाब के लिए चीजें अच्छी खासी नहीं लग रही। वनों की कटाई के कारण पश्चिमी सुमात्रा और इंडोनेशिया के जंगली वर्षावनों में ये 1,000 से भी कम बचे हैं। बाप रे। भले ही मुझे इसकी मौत की बदबू से नफरत है, लेकिन यार इस बिग गाय को जाते हुए देखना काफी दुखद होगा। सीड फॉर स्पीड। फल पेड़ पौधे ये सबसे स्वादिष्ट हिस्सों में से एक है। हालांकि कुछ फल बिना लड़े हार बिल्कुल नहीं मानते, इस विस्फोट वाली ककड़ी की तरह। जी हाँ, ये जनाब सीधे उसकी स्टेम से वार करता है। ये पौधे भूमध्य सागरीय, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के गर्म भागों के मूल निवासी हैं और एक बार जब उनका फल चरम पर पहुंच जाता है तो आपने देखा ही होगा क्या होता है। वे विस्फोट करते हैं, जिससे वो लगभग 60 मील प्रति घंटे की तेज गति से बीजों को बाहर फेंकते हैं। बस 2 इंच लंबे किसी फल के लिए ये काफी तेज स्प्रे है मेरे भाई। और ये बीजों को 20 फीट की ऊंचाई तक ले जाता है, दूर जगह के चारों ओर लैंड कर सकता है ताकि इसके ज्यादा पौधे उग सकें। ये धांसू स्कीम मेरे भाई। जैसे ही ककड़ी पकती है, बीजों के चारों ओर के सिलसिले के ऐसे गाढ़े चिपचिपे तरल पदार्थों में टूटने लगते हैं, जिसे म्यूलिसेज कहा जाता है। इस लिक्विड की मात्रा फल के अंदर निहायती ज्यादा आंतरिक दबाव पैदा करती है, इसलिए जब ये पूरी तरह से पक जाता है तो एक हल्की सी दस्तक भी अंदर से नाजुक संतुलन को बिगाड़ने और फल को फोड़ने के लिए काफी होते हैं। भले ही एक हीरे में एक क्रेजी क्षमता ना हो, फिर भी मैं उन्हें खाने की सलाह नहीं दूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें कुकुरबिटासिन का उच्च स्तर होता है, जो जहरीले बायोकेमिकल कंपाउंड्स की क्लास है। ये देखो उसके टॉप के उस छोटे से छेद से बीज कैसे निकलते हैं। जी हाँ, कुकुरबिटासिन आपके पेट के साथ बिल्कुल ऐसा करता है। बाप रे। और काफी उच्च स्तर पर ही जानलेवा साबित हो सकता है। भैया मैं कभी भी उस बोरिंग ककड़ी सैंडविच की शिकायत नहीं करूंगा।
अ होल लोटा हिस्ट्री। आपने शायद शादी की वो कसम मरते दम तक साथ रहेंगे सुनी होगी। हालांकि कुछ पेड़ इस कसम को एक्सट्रीम तक ले जाते हैं। बुक नेशनल पार्क हंगरी में इन दोनों की तरह जो सच में एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भले ही बाईं ओर के पेड़ को आधा काट दिया गया हो, लेकिन दाएं पेड़ ने इसे जरूरी पोषक तत्व प्रदान करके इसको जिंदा रखा है। इस उल्लेखनीय अबिली ट्री को इनोस्कुलेशन के रूप में जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब दो अगल बगल के पेड़ इतने करीब आ जाते हैं कि वे आपस में रगड़ने लगते हैं। समय के साथ ये छाल के नीचे एक परत को उजागर करता है जिसे कैम्बियम कहा जाता है। सेल्स की ये परत बढ़ती और मल्टीप्लाई होती है जिससे पेड़ बढ़ता है। लेकिन जब दो पेड़ों की कैम्बियम परतें एक दूसरे के खिलाफ रगड़ती हैं तो समय के साथ इनके सेल्स जुड़ जाते हैं जिससे दोनों पेड़ मिलकर एक हो जाते हैं और ये चाहे जितनी बार हो उतना हो सकता है, फिर चाहे वो ब्रांच टू ब्रांच हो या फिर ब्रांच टू ट्रंक हो मेरे भाई। इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं बहुत ज्यादा लुभावनी हो सकती हैं। मेरा मतलब है छोटे पेड़ बड़े पेड़ों की शाखाओं पर रुक सकते हैं, लेकिन कुछ कुशल बागवानों ने जानबूझकर पेड़ों को ऐसे आश्चर्यजनक रूप से बदलने के तरीके खोजे हैं। ये जादू नहीं बल्कि ये डाइसुगी है, देवदार के पेड़ उगाने की एक पारंपरिक जापानी टेक्निक जो लगभग 600 सालों से चली आ रही है। पहले तो एक बेस ट्री की छटाई की जाती है जिसका मतलब है इसकी कुछ शाखाओं को काट दिया जाता है। ये नए वालों को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जहां पुराने थे। हर 2 साल में इन टहनियों को बार बार छटाई की जाती है। आप उन्हें पूरी तरह से सीधा करने के लिए आकार दे सकते हैं। अगर आप इससे प्रभावित नहीं हुए तो ऑस्ट्रेलियाई कलाकार पीटर कुक से बिल्कुल हो जाएंगे। आरामदायक दिखने वाली ये लिविंग कुर्सी पाने के लिए उन्होंने 12 साल तक इस पेड़ की शाखाओं को जी तोड़ मेहनत करके इसे मैनिपुलेट किया। ब्रिटिश डिजाइनर गेविन मुनरो भी अपने अनूठे फर्नीचर के टुकड़े बनाने के लिए प्लास्टिक के सांचों का उपयोग करके पेड़ों को अलग अलग आकार देते हैं। हालांकि प्रत्येक कुर्सी को पूरा करने में लगभग 5 साल और बहुत धैर्य लगता है और एक पीस की $6000 से ज्यादा कीमत पर इससे बट को हटाने का चांस नहीं बनता भाई। जी हाँ, ये एक रियल बमर है। मैं सलाद लूंगा। पौधों की अपनी डाइट है, ये सोचना अजीब हो सकता है लेकिन सभी लिविंग थिंग्स की तरह ऐसा होता है। सबसे नखरे करने वालों में से एक है नेपेंथिस एम्पुलोरिया, जो एक ऐसे प्रकार का पिचर प्लांट है जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। पिचर प्लांट्स की दुनिया में लगभग 140 विभिन्न प्रजातियां हैं, जबकि इसके मांसाहारी दोस्त कीड़े से लेकर चूहे तक कुछ भी खा जाएंगे। हालांकि नेपेंथिस एम्पुलोरिया खुद को बड़े पैमाने पर वेजिटेरियन ही रखता है भाई, एक शाकाहारी पौधा। ये तो कैनिबलिज्म हुआ। अपने खाने की प्राथमिकताओं के कारण ये पिचर प्लांट्स पूरे फॉरेस्ट फ्लोर पर उगते हैं जिससे उनमें पत्तियों के गिरने की संभावना खासी बढ़ जाती है और एक बार जब पत्तियां उनके अंदर आ जाती हैं तो वे पत्ते फिर आजाद नहीं रहते, बल्कि इस पौधे की बेल के अंदर एक एसिड लिक्विड उन्हें खाने के लिए ब्रेक कर देता है। काफी तेज निकले मेरे भाई, है ना। इसीलिए अगर कोई आपको कहे कि शाकाहारी होना आपको बड़ा और मजबूत होने से रोकता है तो इन जनाब का पूरा किस्सा उनको सुना देना। शैतान का पेड़। दोस्तों, हजारों सालों से अनगिनत संस्कृतियों में पेड़ों की शानदार सिंबॉलिक वैल्यू रही है। प्राचीन नॉर्स वाइकिंग्स का मानना था कि इंसानों का अस्तित्व एक विशाल सेंट्रल ट्री के आसपास आधारित था, तो वे शायद ऐसा कुछ देखकर तो बहुत चौंके होंगे। ये कितना लाल है यार, ये तो नरक की जलती गहराइयों के द्वार जैसा लगता है भाई। इस अजीबोगरीब पेड़ को पुर्तगाल में फिल्माया गया था, लेकिन ये दुष्ट पेड़ पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं और मानो न मानो ये अंडरवर्ल्ड के द्वार बिल्कुल भी नहीं है। उनकी ऊंचाई के कारण पेड़ बिजली का संचालन करते हैं, लेकिन अंदर का चिपचिपा सैप बाहरी छाल की तुलना में ज्यादा कंडक्टिव होता है। तो एक तूफान के दौरान पेड़ के एक छेद के माध्यम से बिजली को सैप में खींचा जा सकता है। जब ये होता है तो गर्म बिजली की ये स्ट्राइक तापमान को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब गर्म कर सकती है। अगर पेड़ सूख गया है या मर गया है तो सब कुछ जल जाएगा। हालांकि अगर ये अभी हाल ही में हुई बारिश से नम है तो ये बिजली एक विशाल चिमनी की तरह ट्रंक के अंदर इकट्ठा हो सकती है और अगर ये लपटें अंडरग्राउंड रूट सिस्टम तक अपना रास्ता बना लेती हैं तो ये आग बिना किसी को पता चले कई महीनों तक जल सकते हैं। ये वाली खास फुटेज कैलिफोर्निया के सोनामा से सामने आई थी। अब अगर आप मुझसे कहें कि वहां नरक का एक पोर्टल खुल गया है तो मैं आपके बातों पर विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि कैलिफोर्निया के बेलगाम बढ़ते किराए पक्का उन अंधेरी ताकतों का ही काम है भाई। हड्डियों का खेल। जब मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा तो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और मैं अपना खुद का एक ड्रैगन रखना चाहता था ताकि अपने दुश्मन को फूंक सकूं। खुशखबरी यह है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, बस हाँ ये थोड़े से छोटे हैं और शायद मेरे दुश्मनों को आग लगाने में इनसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। हद है यार। जी हाँ, इन्हें स्ट्रैप ड्रैगन कहा जाता है क्योंकि उनका फूल ड्रैगन के थूथन जैसा दिखता है और अगर आप इस फूल के बड को दोनों ओर से निचोड़ते हैं तो ये ड्रैगन के मुंह जैसे ही खुलते और बंद होते हैं। खुशकिस्मती से वो आग बिल्कुल भी नहीं उगलते, नहीं तो कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक के बागवानों की भौहें फूक गई होती। या इससे भी बदतर वे कुछ ऐसे नजर आ सकते थे भाई। ये डरावनी खोपड़ियां ये फूल अपने मरने के बाद छोड़े जाते हैं और उनके अंदर नए बीज भी होते हैं। अच्छा भैया, तो इसे कहते हैं लाइफ का फुल सर्कल। हाँ, हालांकि मैं सच में चाहता था कि मेरे दुश्मनों की खोपड़ी हो। लेडी गार्डन। ये पेलिकोरिया इलाटा है।
जो हूबहू दो लाल सुर्ख होंठों के जैसा दिखता है। इसकी ये रिझाती शेप ब्रैक्टिस की देन है भाई। ऐसे शानदार लीव्स जो फ्लावर को बचाने के लिए इस पर ग्रो करते हैं और इसी से उन्हें ये दिलकश गर्लफ्रेंड किस वाला निकनेम मिला है। यार लास्ट टाइम मैंने ऐसे सुर्ख होंठों को तब देखा था जब वो दूध वाले को गर्लफ्रेंड किस दे रहे थे और भैया वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। बेड़ा घर को तेरा दूध वाले। मुझे नहाने की जरूरत है। पौधों की इतनी सारी बातों से मेरा दिल और दिमाग, उंगलियां सब कुछ हरा हो चुका है। तो इनमें से कौन सा अनोखा पौधा आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा था, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।